गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। मैं संदीप सर आपको इस क्लास के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूँ। आज क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और ये पार्ट 2 है। आपको पार्ट 1 में पहली क्लास दी जा चुकी है और ये चैप्टर 1 का पार्ट 2 चलने वाला है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे बेटा इस बात पर। आपका बच्चों ये क्लास 12th का जो सब्जेक्ट है फिजिक्स और फिजिक्स का ये जो पार्ट है आपका 2, पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का। आपको मैंने लास्ट क्लास तक ये सिखा दिया था कि वैज्ञानिक कूलाम का नियम क्या बच्चों। लास्ट क्लास तक वैज्ञानिक कूलाम से लॉ सिखा दिया गया था और आज हम उसके कुछ सवाल सीखते हैं और नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं। ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। हमारा जो टॉपिक है इस क्लास का टॉपिक है वैज्ञानिक कूलाम के नियम के आंकिक प्रश्न बच्चों। नियम के आंकिक प्रश्न हमको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वैज्ञानिक कूलाम के नियम के। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। जैसे कि बच्चों मैंने एक सवाल लिखा आपके लिए, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो इनके मध्य लगने वाला बल ज्ञात करें। हमसे इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं वैज्ञानिक कूलाम के नियम के बोर्ड एग्जाम में। हमारे सवाल है हमारे पास कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो इनके मध्य हमको फोर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? फोर्स। जब भी आप कोई सवाल निकालने जाए फिजिक्स का निकालें तो सबसे पहले आप वो लिख दें जो गिवन है सवाल में। जो सवाल में आपको ऑलरेडी दिया गया है उसको सबसे पहले लिखें। जैसे कि हमको क्या दिया है सवाल में, बच्चे सॉल्व करते हैं सवाल को। हमको क्या दिया है? सबसे पहले हमको दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, माने पहला आवेश Q1 दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन Q1 हमको क्या दिया गया? एक इलेक्ट्रॉन। और Q2 का मान दिया गया हमको एक प्रोटॉन। आप ये जानते होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलाम। इतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलाम। हमको डिस्टेंस दी गई है, r का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, लेकिन दूरी का जो SI मात्रक है वो सेंटीमीटर नहीं है जबकि वो मात्रक मीटर होता है। तो आप इसको चेंज कर लेंगे मीटर में तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻² मीटर। अब हमको Q1 का मान हमको मिल चुका है, Q2 का मान मिल चुका है, R का मान हमारे पास है। डायरेक्ट हमको फोर्स निकालना है बेटा। क्या निकालना है? फोर्स। इतना आपको याद रखना है। आपसे पूछा गया है सवाल में कि लगने वाला बल ज्ञात करें। फोर्स पूछा गया है। इसका फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन r²। अब सवाल के अंदर वैल्यू पुट करनी और आपका आंसर आ जाएगा। देखते हो बच्चों, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक नियतांक है, वैज्ञानिक कूलाम के नियम का एक नियतांक है। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी हमारे पास? 1.6 10⁻⁻⁹। Q2 की वैल्यू कितनी है? 1.6 10⁻⁻⁹ अपॉन डिस्टेंस बच्चों कितनी है? 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अब इसको आपको केवल सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। बच्चों मार्क देना हो गया 9 मल्टीप्लाई 1.6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 में तो ये हो गया 2.56 इंटू 19 और 19 38 हो गया, माइनस का 19 और माइनस का 19, ये माइनस का 38 हो गया। 38 में से कम कर देंगे 9 क्योंकि ये प्लस का है
तो ये हमारा हो गया बच्चों माइनस का 29 बट्टे 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये 2 दूनी हो गया जो 4, इन 9 से 9 कट जाएगा और हमारे पास बचा क्या, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, हमारे पास बचा हुआ है अभी 2.56 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर माइनस का 29 अपॉन में बचा हुआ क्या है 10 टू की पावर माइनस का 4 बच्चों। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, हमारा पावर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 2.56 10 टू की पावर माइनस का 29 प्लस का 4, तो वैल्यू आ गई 2.56 10 टू का माइनस का 25 न्यूटन। ये आपका फोर्स निकल के आ चुका है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मध्य, वो भी कब, जब वो 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हो। ये हमारे पास फोर्स आ चुका है, क्या आ चुका है, फोर्स आ चुका है, बल आ चुका है जब डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर हो, कितनी हो 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल का कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, ध्यान देंगे नोट में, आपको इतनी बात विशेष ध्यान देनी है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर सपोज करते हैं कि आप एग्जामिनर हो जाएं, आप अभी स्टूडेंट हैं, जब आप एग्जामिनर बनते हैं तो आपका अप्रोच क्या रहेगा, सवाल बनाने का अप्रोच तरीका क्या रहेगा आपका। देखो अननोन क्या है हमारे पास, एक हमारे पास बड़ा F जिसे हम कहते हैं बल, दूसरा हमारे पास है Q1 जिसे हम बोलते हैं जो पहला आवेश, क्या बोलते हैं पहला आवेश, एक हमारे पास है जो Q2 जिसे बोलते हैं दूसरा आवेश, Q2 से हम क्या बोलते हैं दूसरा आवेश। R माने बच्चों क्या है, R माने होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। बच्चों क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा होता है नियतांक, हमारे लिए बच्चों ये कांस्टेंट है, हमारे लिए क्या एक कांस्टेंट होता है, नियतांक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10 टू की पावर 9 होती है बच्चों। ये हमारे लिए क्या है एक नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो आपको ये याद रखना है कि सवाल वाला इन चारों में से आपको कोई 3 चीजें एग्जाम में देगा ही देगा, इन 4 में से कोई 3 चीजें एग्जाम में देगा ही देगा 100%। आपसे एक चीज पूछ लेगा, अब आप पहचानेंगे कैसे कि हमें क्या दिया क्या नहीं दिया है, वो आप पहचानेंगे यूनिट देखकर, क्या देखकर, यूनिट को देखकर, उसके मात्रक को देखकर पहचान लेंगे आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल बल का मात्रक बच्चों क्या होता है, बल का हमारा मात्रक है न्यूटन। जैसे आवेश का मात्रक बच्चों हमारा क्या है कूलाम, ये भी आवेश है, इसका मात्रक बच्चों कूलाम। और दूरी का मात्रक है मीटर। आप इन चीजों को देखकर पहचान सकते हैं कि सवाल में हमको दिया क्या है इसमें। तो जिसके पीछे न्यूटन लिखा हुआ वो फोर्स है, कूलाम लिखा हुआ है वो आवेश है, और मीटर लिखा हुआ दो दूरी है हमारी। तो आपका टारगेट इसी पर रहना चाहिए। जब भी आप कोई सवाल करने बैठ जाएं, जब भी आप कोई सवाल करने बैठ जाएं तो F आपका न्यूटन में तो बल है, न्यूटन में आएगा। Q जो दिया जाएगा वो हमेशा कूलाम में दिया जाएगा आपको। आपका डिस्टेंस होगा बच्चों वो मीटर में होगा, माने मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में, डेका, हेक्टो, डेसी, किसी में भी होता है, बट होगा डिस्टेंस, क्या होगा डिस्टेंस। तो सवाल अगर हम 100 लगा लें और हमने मेथड नहीं सीखा तो हम सवाल भूल जाएंगे। हमको सवाल के साथ साथ सवाल का कॉन्सेप्ट सीखना है। क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट। अभी ये आपका एक सवाल है और कोई भी सवाल हम आपको देंगे तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अगर हम वैज्ञानिक कूलाम के नियम से आपको कोई भी सवाल देते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है कि उसके अंदर फोर्स आएगा, चार्ज आएगा और डिस्टेंस। तो उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी इतना समझ गए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट और सवाल करा सकूं। बच्चों सभी विद्यार्थी, सभी प्रिय स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें
जिससे कि मैं आपको और सवाल करा सकूं। तो स्टूडेंट्स आप लिख चुके होंगे इतना तो, और साथ ही साथ आपको कंटिन्यू नोट्स भी तैयार करने हैं, लिखते रहा करें। हम लोग ये सीख चुके हैं अभी तक कि वैज्ञानिक कूलाम का कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं सवालों में। हमसे कभी फोर्स पूछेगा, तो कभी चार्ज पूछेगा, तो कभी डिस्टेंस पूछेगा। हमारा अप्रोच वही रहेगा कि हर बार हमको वही काम करना है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सवाल। बच्चों एक और दिखाता हूँ आपको मैं। सपोज करेंगे सवाल का कॉन्सेप्ट समझना, कुछ सवाल मैं बोल नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। हमको जो एक पार्ट दिया गया ए और एक दिया गया है बी, ये दोनों बच्चों समान आवेश हैं। दोनों पर मान लो इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। इस पर मान लो बच्चों कि दोनों पर ही इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। किसके बराबर चार्ज है? इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। हमने क्या किया, सवाल को समझना बेटा। दोनों पर इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज है। हमने ए के पास एक पार्टिकल और ले गया है सी। ए पर हमारा इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, ए पर हमारा इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, ए के बराबर आवेश है। जबकि हमारा सी उदासीन है बच्चों। कैसा है? उदासीन। और हमको ये हमने ये करा दिया बेटा स्पर्श। क्या करा दिया? स्पर्श। स्पर्श करा के ये ए हो गया हमारा और ये हमारा हो गया सी। जब हम दोनों को स्पर्श कराते हैं किसी पार्टिकल को आपस में, तो स्पर्श होने के बाद दोनों पर चार्ज डिवाइड हो जाता है। दोनों पर क्या होता है? चार्ज डिवाइड हो जाता है। अभी इस पर कोई आवेश नहीं है और इस पर आवेश है इलेक्ट्रॉन के समान, तो अब इस पर भी आवेश हो जाएगा और इस पर भी हो जाएगा। इस पर आवेश हो जाएगा E/2 और इस पर आवेश भी हो जाएगा E/2। कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के सवाल आ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट के कि हमने जब ए के साथ सी को मिला दिया तो दोनों पर चार्ज बच्चों क्या हो गया? E/2 और E/2 हो गया। फिर हमने क्या किया, अपने सी को बच्चों अपने बी के साथ मिला दिया, सी पार्टिकल को मिला दिया बी के साथ। तो बच्चों ये कंडीशन बनेगी आपके लिए। बच्चों ये एडवांस सवाल है, ये आपके लिए ये एडवांस सवाल है ये बच्चों, ध्यान देंगे। अगर हम ए को सी के साथ मिला देते हैं बच्चों, अगर हम ए को सी के साथ मिला देते हैं, देखते हैं ना, जैसे कि तो ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सी बच्चों। एक हो गया हमारा बी और एक हो गया सी। आपको मालूम है ऑलरेडी कि बी पर कितना आवेश है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। सी पर कितना आवेश है? इलेक्ट्रॉन/2। अब स्पर्श करने के बाद, क्या करने के बाद? स्पर्श करने के बाद दोनों पर आवेश सेम हो जाएगा। फिर से दोनों पर जितना आवेश है उसका हाफ हो जाएगा। ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा 1/2 इलेक्ट्रॉन, माने एक और आधा है ना, तो ये हमारा हो गया 3/2 इलेक्ट्रॉन। 3/2 इलेक्ट्रॉन हमारा ये हो गया बच्चों। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया? 3E/2। अब ये जो आवेश है इसका आधा बी पे जाएगा और इस आवेश का आधा सी पे जाएगा, तो ये हमारा चार्ज कितना आएगा इस पे? 3 इलेक्ट्रॉन/4। और यहाँ पर भी आ जाएगा बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन/4। अब उसने हमसे न्यूमेरिकल में ये बोल दिया कि इतना किया हमने। पहले दो चार्ज थे ए और बी, एक अननोन में सी को लेके आया ए के साथ, ए के साथ मिलाने के बाद उस पर चार्ज हो गया E/2। फिर उस सी को मैं लेके गया बी के पास, तो चार्ज हो गया सी के पास 3E/4। अब उसने लास्ट में से पूछ लिया, तो अब ये बताएं कि ए और बी के मध्य ऐसी कंडीशन होने के बाद ए और बी के मध्य कितना फोर्स वर्क करता है? ए और बी के मध्य कितना बल काम करेगा? तो हमको बच्चों आवेश तो मालूम है ना, ए पर आवेश कितना है हमारा? E/2 और बी पर कितना आवेश है हमारा? 3E/2, 3E/4। इस तरीके का एग्जाम में थोड़े एडवांस वाले आ चुके हैं। कई बार थोड़े लेवल में 5 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो इस तरीके का क्वेश्चन होता है। यही वैज्ञानिक कूलाम के नियम का ही कॉन्सेप्ट है, ये भी वैज्ञानिक कूलाम के नियम का ही सवाल है। बट इसमें क्या है, पहले हमको और वर्क करना पड़ा आवेश को फाइंड करने के लिए, एक रियल चार्ज पता करने के लिए ये सारा वर्क करना पड़ा, इतना वर्क हमें करना पड़ा। तो हमारा ए पर आवेश है E/2, बी पर आवेश हमारा 3E/4। हमको बच्चों फोर्स निकालना है 1/4 पाई ε0 Q1 × Q2 अपॉन R²।
ये तो आपका नियतांक ही है, ये आपका क्या एक नियतांक। इसकी वैल्यू तो हमेशा आप याद रखें, कभी भी चेंज नहीं होगी। इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई Q1 का चार्ज हमारा आ गया E/2, Q2 का चार्ज आ चुका हमारा 3E/4, और मान लो कि डिस्टेंस हमारे पास R है, R²। तो ये आपका अप्रोच रहेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आपकी इस तरीके के सवाल वैज्ञानिक कूलाम के नियम के एडवांस सवाल होते हैं, जिसमें हमको चार्ज नहीं दिया जाता, बट चार्ज का एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है जिससे कि हम चार्ज को फाइंड कर सकें। ऐसा सवाल आपकी बुक में 2 सवाल दिए गए इस तरीके के, और इस तरीके का इसका अप्रोच होता है। जब सवाल जैसा जैसा कहेगा आप उसे स्टेप बाय स्टेप करें, आप उसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, सवाल होते जाएगा। तो इस तरीके का सवाल का अप्रोच है। तो सभी स्टूडेंट से नोट कर लें, सभी विद्यार्थी से नोट कर लें, और जिससे कि आगे क्लास कंटिन्यू की जाए। तो आप ये समझ चुके होंगे बेटा कि वैज्ञानिक कूलाम का जो नियम है उसमें सवाल कैसे इजी और कैसे हार्ड लेवल का तैयार किया जा सकता है। इस तरीके का सवाल भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट से नोट कर लें, जिससे कि मैं इसे रब करने वाला हूँ बच्चों। सभी स्टूडेंट से नोट कर लें, इसे रब कर दूंगा। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि हम लोग अभी तक ये सीख चुके बेटा कि वैज्ञानिक कूलाम के नियम के न्यूमेरिकल किस अप्रोच से हमको हल करने थे। किसके नियम? वैज्ञानिक कूलाम के सवाल। आगे टॉपिक देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों का नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, और आपको ज्ञात करना है क्या है सवाल के अंदर। टॉपिक पर ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी माने तीव्रता निकालनी है बच्चों को। क्या निकालनी है? हमको फाइंड करना है, हमको ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। किसको ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ध्यान देंगे आप। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला पे याद रखेंगे। फॉर्मूले से मैं आपको परिभाषा निकालना सिखा दूंगा। फॉर्मूले से मात्रक, फॉर्मूले से विमा और फॉर्मूले से सवाल। अगर आपको फिजिक्स का फॉर्मूला याद रहता है तो परिभाषा भी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूले से ही परिभाषा बन जाती है। ध्यान दें सभी विद्यार्थी। कैसे? तीव्रता को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई के द्वारा, और ये हमारा होता है F/Q0। E बराबर F/Q0। हम कह सकते हैं, कोई हमसे पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो हम कहें किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर हमारे पास Q का आंसर 1 हो जाए, अगर हमारा आवेश 1 कूलम हो जाए, तो जितना बल लगेगा वही तो तीव्रता है। उस कंडीशन में उस पर जितना बल काम करता है वही क्या कहलाती है? तीव्रता कहलाती है। तो परिभाषा आपको याद नहीं करनी है, परिभाषा केवल आपको दिमाग से बनानी है। अपने आपको रटने वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में नहीं पालना है, ये रटने वाला कीड़ा अपने दिमाग में नहीं रखना है, केवल फॉर्मूले के माध्यम से समझना है आपको। फॉर्मूला मेरा क्या बच्चों कि E बराबर F/Q0। तो इसे आप कह सकते हैं एकांक परीक्षण आवेश। इसे एक मान लो, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा लिखते हैं बच्चों इसकी। परिभाषा आपको रटनी नहीं है, डेफिनेशन इसकी बस केवल समझनी है बच्चों। एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, तो क्या लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। समझ आ गया ना बेटा? ये आपको याद नहीं करना है,
ये बस बात आपको इतनी याद रखनी है, ये जो लिखा हुआ है इस बात को। अथवा बच्चों आप ये भी ले सकते हैं, दूसरी परिभाषा भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखे हुए किसी भी आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात को, किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखे हुए आवेश पर लगने वाला बल और आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बच्चों सेकंड परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए आवेश पर लगने वाला बल और आवेश के अनुपात को, किसको, आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये दोनों की परिभाषाएं आपको याद नहीं करनी थी, दोनों परिभाषाएं केवल आपको फॉर्मूले के माध्यम से समझनी थी। इसमें मैंने क्या लिखा है, दोबारा देखें बच्चों, एकांक परीक्षण आवेश, मैंने इसको एक मान लिया। एकांक परीक्षण आवेश का मतलब है कि मैंने इसको एक माना है। एकांक परीक्षण आवेश में जो बल लगेगा वही तो तीव्रता है। इसको देखो बच्चों, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए आवेश पर लगने वाला बल, देखो ये बल पहले लिखा है मैंने सेटिंग में बच्चों बल को पहले लिखा है और आवेश को बाद में लिखा है और उसके बाद लिखा है अनुपात। ये तीनों बातें आप समझते हैं बच्चों, बल हमारा ऊपर है, आवेश हमारा नीचे है और उसका निकाला गया अनुपात। क्या निकाला गया, अनुपात। इस फॉर्मूले को देखना एक बार, बल आपका ऊपर है, आवेश आपका नीचे है और बीच में क्या है, ये अनुपात है। इसका क्या है, अनुपात। तो चाहे परिभाषा आप ये याद कर ले और चाहे ये, अब वो याद तो करनी नहीं है, परिभाषा कॉन्सेप्ट को समझना है। चाहे आपको ये समझ आ गया हो और चाहे ये, चाहे दोनों, अच्छी बात है। अगर किसी विद्यार्थी को डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे एक बार, अगर किसी बच्चे को डाउट लगता हो तो फॉर्मूले से बच्चों हमने क्या सीख लिया, परिभाषा तैयार करना। क्या सीख लिया है, परिभाषा को तैयार करना। हमेशा याद रखें, फिजिक्स में लगभग 400 के समथिंग फॉर्मूले होते हैं, तो आपको हर एक परिभाषा याद नहीं रहेगी। आपको बहुत सिंपल तरीका है कि पहले आप फॉर्मूला याद कर लें, एक फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट समझें, फॉर्मूले से ही बन जाती है डेफिनेशन। क्या बन जाती है, डेफिनेशन। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल फॉर्मूलों से ही हमारा काम चलता रहेगा। तो बच्चों आगे देखते हैं, ये हो गई इसकी परिभाषा। अब इसी का जो टॉपिक है नेक्स्ट, इसका मात्रक क्या है। आप बाजार में जाते हो, कभी आपने बाजार में जाके ये तो कहा नहीं होगा कि मुझे 2 लीटर मतलब 2 मीटर चीनी दे दो, 2 मीटर चीनी दे दो। कभी किसी से नहीं कहा होगा, आपने कभी नहीं कहा होगा किसी से भी कि 2 मीटर चीनी दे दो। अगर किसी से कह भी दिया तो आपको पागल समझेगा वो, क्योंकि चीनी जो है वो केजी में लेते हैं, मीटर में नहीं लेते। कभी आपने किसी ने नहीं कहा होगा कि मुझको, माने जो लंबाई है, लंबाई जो मुझे दी गई है वो आप मुझे लीटर में दे दो। लंबाई आपने कभी किसी को लीटर में लेते हुए देखा आज तक नहीं, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई एक यूनिट होता है, हर किसी का कोई ना कोई फिक्स एक मात्रक होता है। समझ रहे हैं बच्चों, जैसे हर किसी के फिक्स पेरेंट्स होते हैं ना, ये रहे फादर, ये रहे मदर, वैसे ही सेम फिजिक्स में भी हर फॉर्मूले के फिक्स यूनिट होती है। ये नहीं है किसी की भी यूनिट लगा दो, चिपका दो पीछे की तरह, तो ये नहीं होता है। तो बच्चों आप इस बात पर बहुत ध्यान दें कि मात्रक क्या है इसका, और मात्रक आपको याद नहीं करना है, मात्रक आपको याद नहीं करना है, केवल सूत्र याद करना है। ध्यान दें कैसे, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट कैसे। बच्चों आपका सूत्र लिखा था E बराबर F/Q0। क्या लिखा था, E बराबर F/Q0। इसमें हम देख रहे हैं बच्चों, F माने बल है और बल का मात्रक हमारा होता है न्यूटन। बल का मात्रक हमारा क्या होता है, न्यूटन। Q माने हमारा आवेश और आवेश का मात्रक होता है हमारा कूलाम। E का मात्रक निकल के आ गया न्यूटन प्रति कूलाम। हमारे पास E का मात्रक आ चुका बच्चों न्यूटन प्रति कूलाम।
तो मात्रक को याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, केवल फॉर्मूला आप याद रखेंगे, फॉर्मूले से ही मात्रक तैयार हो जाता है। अब इसके और भी मात्रक होंगे, ये बट इसका एक बच्चों एस आई मात्रक है। कौन सा मात्रक है? एस आई मात्रक है इसका। अब बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये बात हो गई मात्रक की। तो मात्रक हमारे लिए जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर हमें फिजिक्स का व्यापार करना है, फिजिक्स से बिजनेस करनी है, तो हमें यूनिट का आना जरूरी है। यूनिट का आना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा मस्ट है। जैसे जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, सेम उसी प्रकार से फिजिक्स का व्यापार करने के लिए फिजिक्स के फॉर्मूले का यूनिट जरूरी है जानना हमारे लिए। बच्चों इसी का एक पार्ट है विमा, डायमेंशन। विमा या विमीय सूत्र बोलते हैं बच्चों, विमा या विमीय सूत्र। हमको ये समझना है डायमेंशन फॉर्मूला क्या बच्चों, विमीय सूत्र क्या होता है। आपको मैंने जो सिखाया था लास्ट क्लास में, मूल राशियां सिखाई थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटी सिखाई थी ना, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। तो मात्रक वहां से तैयार किए जाते हैं बच्चों। विमा हमको निकालनी है सवाल की, फॉर्मूला हमारे पास है E बराबर F/Q0। सब कुछ फॉर्मूले से ही होगा बच्चों। आपको सामने जो कुछ भी होने वाला है सब कुछ फॉर्मूले के माध्यम से ही होने वाला है, और कुछ भी आपको रटना नहीं है, किसी को रिवाइज नहीं करने की नीड पड़ेगी। मैं आपसे ये चैलेंज दे दूंगा कि आप कैसे भूल के दिखाएं। आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मेरे साथ, कभी नहीं भूलेंगे आप, कभी भी नहीं। आप मुझे याद रखें, नहीं भूल के दिखाएं चीज कि भूल कैसे गई। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? E बराबर F/Q0। ये यहाँ पर लिखा बच्चों, यहाँ पर भी हमने लिखा था और उससे पहले भी लिखा है ना। हर काम हम इसी फॉर्मूले के माध्यम से कर रहे हैं। तो बल की जो डायमेंशन होती है वो होती है बच्चों mL/T⁻²। अब कई स्टूडेंट ये सोचते होंगे सर ये डायमेंशन कहाँ से आ गई। ये डायमेंशन का पूरा एक कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने आपको ना, कि डायमेंशन कैसे बनती है, डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन की आवश्यकता क्या पड़ी हमको। एक बार आप वो क्लास जरूर अटेंड करें, ध्यान देते बच्चों। और आवेश की जो विमा होती है बच्चों AT होती है, धारा गुणा समय से बनता है हमारा आवेश, तो AT होती है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ये बच्चों बन जाएगा mL/T⁻³ A⁻1। और ये हमारा क्या निकल के आ गया? डायमेंशन निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? विमा या विमीय सूत्र निकल के आ गया। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है बच्चों कि पहला हमारा टॉपिक क्या था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था। फॉर्मूला ये रहा इसका, डेफिनेशन ये दो लिखी है बच्चों। मात्रक हमारा ये लिखा हुआ है, इसका ऐसा ही मात्रक है वो भी। विमा हमारी ये लिखी हुई है। अब बच्चों आगे हम समझते हैं अन्य मात्रक। क्या समझते हैं? अन्य मात्रक। आप बाजार जाते हैं तो जैसे सपोज करें कि आप बाजार गए और आपको बाजार से लेके आनी चीनी, तो चीनी आप हमेशा टन में लेके आएंगे क्या क्विंटल में लाएंगे? हम लेके आते हैं अपनी नीड के हिसाब से। कभी ले आते हैं ग्राम में, कभी ले आते हैं किलो में, कभी ले आते हैं क्विंटल में, कभी ले आएंगे टन में। ये हमारी नीड के अकॉर्डिंग है बेटा। कैसे होगा? हमारी नीड के अकॉर्डिंग। तो वैसे ही एक मात्रक तो ये रहा, और भी इसके मात्रक संभव होते हैं बच्चों। तो आप देखें और मात्रक कैसे कैसे हो सकते हैं। अगर आप मात्रक सीख गए तो आपको न्यूमेरिकल निकालने में बहुत ही ज्यादा हेल्प हो सकती है बच्चों, बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है। जब आप किताब लेके बैठेंगे फिजिक्स की, तो बच्चे क्या करते हैं ना, किताब लेके तो बैठ जाते हैं लेकिन सवाल नहीं निकालते आगे। क्यों? उनकी समस्या क्या है? वो सवाल में ये चीज नहीं पहचान पाते हैं कहाँ बल दिया है, कहाँ आवेश रखा है, कहाँ डिस्टेंस रखा है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर मात्रक याद नहीं रहता। प्रॉपर क्या याद नहीं रहता? मात्रक। ये बच्चों की एक बड़ी समस्या है। इस समस्या का बच्चों समाधान देखें क्या है। सब कुछ होने वाला बच्चों फॉर्मूले से ही है। E बराबर F/Q0। बच्चों फॉर्मूला तो आप रट गया होगा, आपको बार बार लिखाने से भी। कहते नहीं है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव ही सबसे अच्छा अध्यापक है। अब आपने कितने बार लिए? 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स सीख रहे हैं आपसे, है ना। प्रैक्टिस में बार बार आपके फॉर्मूले आ रहा है। तो हम बच्चों ये भी तो जानते हैं कि वैज्ञानिक न्यूटन ने ये कहा था कि F बराबर ma होता है। आपने क्लास 9th में भी सीखा हुआ कि F बराबर ma होता है। और नीचे बच्चों हमारा आवेश होता है धारा गुणा समय I/T। हमारा बच्चों जो आवेश होता है वो धारा गुणा समय होता है। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, चैप्टर नंबर 12 में। क्लास 10th NCERT फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12।
अब बच्चों हम ध्यान देंगे इधर कि हमारा जो ए होता है, ए लिखा है मैंने, ए से कहते हैं बच्चों मीटर। ये तुम्हारा किलोग्राम वाला बच्चों, ठीक है, एम माने हमारा किलोग्राम है। और हम ए से कहते हैं मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। और धारा से क्या कहते हैं, धारा से कहते हैं एम्पियर सेकंड। क्या कहते हैं, एम्पियर सेकंड। तो ये भी एक यूनिट आ गई इसकी बच्चों, ये क्या आ गई, एक यूनिट निकल के आ गई इसकी। और ये भी इसी की यूनिट है, न्यूटन प्रति कूलम। और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अपॉन एम्पियर सेकंड, ये भी इसी की यूनिट है। किसकी, तीव्रता की बच्चों, इंटेंसिटी की है। किसकी है, इंटेंसिटी की। तो हमको न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट से अगर हम चाहते हैं कि एग्जाम में हमारा कोई भी सवाल ऐसा ना हो जो हमसे ना आता हो, तो हमें उसके लिए एक काम करना होगा कि फॉर्मूले को याद रख के डेफिनेशन, मात्रक और अन्य मात्रक पर ध्यान देना होगा। अब इसके बाद बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट आता है न्यूमेरिकल का, तो हम न्यूमेरिकल आराम से निकालेंगे ना। बस हमको याद क्या रखना है कि यूनिट को याद रखना है बेटा। क्या याद रखना है, यूनिट। ये आपका मेन टारगेट रहेगा कि आप फिजिक्स में फॉर्मूले पर विशेष ध्यान देंगे। बच्चों अगर कोई भी चीज़ में समझ नहीं आई हो, आपको कोई भी चीज़ ऐसा टॉपिक हो समझ नहीं आया उसमें, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं एक बार। और साथ ही साथ में से रफ करने वाला हूँ, तो सभी स्टूडेंट से नोट कर लें जल्दी से। और आपको अपनी फेयर नोटबुक तैयार करनी है, क्योंकि जिससे कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं फुल ईयर आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, पीडीएफ भी भेजूंगा आपके पास। प्लस आपको ये क्लास भी कंटिन्यू मिलती रहेगी। आपकी ये जो क्लास है ये भी आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, और प्लस आपको नोट्स भी कराए जाएंगे। तो बच्चों सभी स्टूडेंट से नोट कर लें, जिससे कि मैं इसे रब कर सकूं। अगर आपको समझ आ रहा हो बच्चों, पढ़ने में अच्छा लग रहा हो, इंटरेस्ट आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि जब नई वीडियो आएगी तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्लास हमारी आ चुकी है। तो उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा, और सभी स्टूडेंट नोट कर लें से, जिससे कि मैं इसे आगे रफ करने वाला हूं। ध्यान दें आगे स्टूडेंट्स। टॉपिक आपको ये क्लियर हो गया होगा ना कि इंटेंसिटी क्या होती है। बस किसी भी चीज को रटना नहीं है आपको, केवल टॉपिक को समझना है। समझ के आप दुनिया समझ सकते हो, रट के कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। ध्यान दें बड़ा आगे। तो हमने अभी जस्ट टॉपिक सीख लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये सीखते हैं इसका न्यूमेरिकल कैसा आएगा। अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा तो किस अप्रोच से आएगा, किस तरीके से न्यूमेरिकल डिजाइन किया जाएगा, ये समझते हैं बच्चों। ध्यान देना आप बच्चों। इस टॉपिक का मैं सवाल लिखने जा रहा हूं। सपोज करें आपको शॉर्ट में थोड़ा लिखता हूं कि हमको वैद्युत क्षेत्र के अंदर फोर्स दे दिया गया, मान लो बच्चों 12 न्यूटन, और हमको चार्ज दिया गया है मान लो कि 6 माइक्रो कूलम। इसने पूछ लिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर फोर्स लग रहा है बच्चों 12 न्यूटन का, चार्ज रखा हुआ है 6 माइक्रो कूलम का, तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। यहाँ पर बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे अपने फॉर्मूले को। फॉर्मूला था E बराबर F अपॉन Q या Q नॉट। बच्चों एक ही बात है, Q या Q नॉट, ये हमारा फॉर्मूला है। बल का मान हमको दिया गया है 12 न्यूटन, हमको चार्ज का मान दिया गया है 6 माइक्रो कूलम। अब इसमें एक आप देख रहे होंगे कि आवेश का जो मात्रक है वो माइक्रो कूलम में दिया है, जबकि माइक्रो कूलम कोई SI मात्रक नहीं है। पूरा वर्ल्ड इसे एक शब्द नहीं मानता है। माइक्रो कूलम आवेश का SI मात्रक नहीं है। तो हमको ये चेंज करना पड़ेगा बच्चों। किसमें करना पड़ेगा, कूलम के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है कि एक माइक्रो कूलम में 10⁻⁻⁶ कूलम होती है। एक माइक्रो कूलम में 10⁻⁻�6 कूलम होते हैं। यहाँ लगा देते हैं बच्चों। तो ये हो गया हमारा 12/6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। 6 से कट जाएगा 2 बार, इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर हो जाएगी प्लस की। जो घात अभी माइनस की है उसको ऊपर ले जाके प्लस कर लेंगे, तो 2 × 10⁻⁶
2 इंटू 10⁶। बच्चों पीछे क्या लिखा जाएगा, इसके लड्डू या समोसा जलेबी क्या लिखे, मेन चीज है पीछे यूनिट क्या लिखा जाए, तो यूनिट हमेशा यहाँ से लिखा जाता है। यूनिट हमेशा फॉर्मूले को देख के लिखा जाता है। तो बल का बच्चों फोर्स का यूनिट है न्यूटन और आवेश का है कूलाम। तो हमारा आंसर आ गया है 2 इंटू 10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। आपके इस कॉन्सेप्ट पे इस तरीके का सवाल आपको दिया, वो समझते हैं बच्चों। एक चीज और समझे आप बच्चों, ध्यान देंगे सवाल के तरीके, बड़ा क्या सवाल के तरीके, मेथड्स ऑफ न्यूमेरिकल। वो कितने तरीके के सवाल तैयार करेगा हमारे लिए। अगर इस टॉपिक के सवाल तैयार भी करता है एग्जाम में, तो कौन कौन सा सवाल हमारे लिए तैयार कर सकता है व्यक्ति, है ना। हमारे टीचर्स या हमारा कोई भी फ्रेंड्स हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरीके का क्वेश्चन पुटअप कर सकता है हमसे। ध्यान दें फॉर्मूला बच्चों E बराबर F/Q या Q0। इसमें E का मतलब क्या था बच्चों, E का मतलब था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E का मतलब हमारा क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। F का मतलब क्या था हमारा, F का मतलब था बच्चों हमारा वैद्युत बल। और Q का मतलब क्या बच्चों, हमारा आवेश। ये वेरिएबल 3 हो गई। हमारे पास 3 ऐसी राशियां हैं जिनका आंसर हम पहले से नहीं जानते हैं, जिनका वैल्यू हम पहले से नहीं जानते हैं, जिसका मान हम पहले से नहीं जानते हैं। तो एग्जाम में बच्चों क्या होगा कि इन तीनों में से कोई 2 के आंसर हमको देगा। 3 में से किसी 2 के आंसर वो हमको दे देगा पहले से ही, और हमसे 1 का आंसर पूछ लेगा। वेरी सिंपल, 3 में से 2 को देगा। ये बच्चों 3 राशियां है ना, 3 में से आपको 2 को दे देगा और आपसे 1 पूछ लेगा। समझते हैं मेरी बात को। तो इस तरीके का अप्रोच रहेगा सवाल को बनाने का बच्चों। आगे समझते हैं बच्चों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रत्येक विद्यार्थी को ये समझ आ गया होगा टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा और हम किस अप्रोच से सवाल तैयार करेंगे। आज आप स्टूडेंट हो, कुछ वर्ष बाद आप धीमे धीमे बड़े हो जाओगे। आप में से कुछ टीचर्स बनेंगे, कुछ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर, कुछ साइंटिस्ट बनेंगे। तो आप ये समझें कि आप जब टीचर बन जाएंगे तो अप्रोच क्या रहेगा ना, न्यूमेरिकल आप किस तरीके का बना सकते हैं, मेथड क्या रहेगा उस चीज़ का। तो ये बच्चों इसका मेथड रहेगा। आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, उनमें से आप बच्चे को 2 का आंसर दे सकते हैं और 1 का आंसर आप पूछ सकते हैं। इस तरीके का अप्रोच रहेगा। बच्चों एक सवाल लिखने जा रहा हूं मैं, सीखा ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। मैंने कहा एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में 12 न्यूटन बल पर अल्फा कण के कारण उत्पन्न तीव्रता का मान ज्ञात करें। बड़ा क्या ज्ञात करें, उत्पन्न तीव्रता का मान ज्ञात करें। आपको इंटेंसिटी ज्ञात करनी है बच्चों, आपको तीव्रता का मान ज्ञात करना है, जो भी तब ज्ञात करना है जब अल्फा पार्टिकल है। बच्चों कौन सा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है और फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन। कितना लग रहा है, 12 न्यूटन लग रहा है। ये जो सवाल है आपका, इसमें अल्फा, बीटा, गामा, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस तरीके का दे सकता है बच्चों। हमको आवेश कुछ भी दे सकता है वो। ध्यान दें बच्चों, सॉल्यूशन ध्यान देंगे, सॉल्व कैसे करता हूं उसको मैं। हमारा बच्चों इसमें टॉपिक है आवेश या चार्ज। हमारा जो चार्ज है, आवेश है, वो कुछ भी हो सकता है और एग्जाम में कुछ भी दिया जा सकता है। अच्छा क्या क्या दिया जा सकता है, बच्चे ये सोचते हैं कि सर देंगे तो क्या क्या दिया जा सकता है। अगर हमको एग्जामिनर सवाल देगा तो किस बेस पर देगा। अगर देखो उसने दे दिया आपको कि एक प्रोटॉन, तो आपको याद रखना है, समझ जाना आप कि उस पर आवेश है 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक। अगर उसने दे दिया हमको एक इलेक्ट्रॉन, तो आप समझ जाना कि आवेश है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। वो आपने सुना होगा, एक आर्मी वाले व्यक्ति का गाना है कि साथी घर जाके मत कहना, संकेतों में समझा देना। जब एक जवान बॉर्डर पर शहीद हो जाता है तो अपने साथी से कहता है, शहीद होने की कंडीशन में होता है कि साथी मैं तो शहीद हो जाऊंगा, बट तू मेरे घर पे जाके डायरेक्ट मत कहना ना, इनडायरेक्टली बताना मेरे घर पर।
तो वैसे ही सवाल में वो इनडायरेक्टली बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन। तो आपको ये बात अपने दिमाग में अप्रोच करनी है कि प्रोटॉन का अर्थ क्या हो सकता है। प्रोटॉन का ये चार्ज होता है बच्चों, यही चार्ज सेम इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन प्रोटॉन जो हमारा होता है, इसकी जो प्रकृति है, नेचर है, वो धनात्मक है। कैसा है बच्चों? धनात्मक। और इसकी जो प्रकृति होती है, इसका जो नेचर है, वो होता है ऋणात्मक। ये नेगेटिव नेचर का है और वो एक पॉजिटिव नेचर का है। अगर सवाल में आपको दे दे कि एक अल्फा कण, तो जो अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम नाभिक। क्या होता है? हीलियम नाभिक। और हीलियम नाभिक का मतलब क्या होता है? हीलियम नाभिक का जो मतलब होता है दो प्रोटॉन के समान आवेश, दो प्रोटॉन के समान आवेश। एक प्रोटॉन में कितना होता है? 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 3.2 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो हमको बच्चों ध्यान दें, प्रोटॉन देगा तो ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन देगा तो ये याद रखना है, अल्फा पार्टिकल देगा तो ये याद रखना है। इस तरीके का न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में। जैसे कि अभी मैंने फॉर एग्जांपल इस सवाल में अल्फा कण लिखा है, बेटा क्या लिखा है? अल्फा कण। अब हम देखते हैं अपने सवाल का जो सॉल्यूशन। ये आपके लिए क्या हो गया? ये आपके लिए हो गई बेसिक नॉलेज। बच्चों आपके लिए क्या है? ये बेसिक नॉलेज आपके लिए। आपको ये चीज आना बहुत जरूरी है, मस्ट है। सवाल को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था, इसीलिए सवाल को जो सॉल्व करते हैं, हमको एफ का मान दिया गया है 12 न्यूटन। एफ का मान दिया गया है 12 न्यूटन और आवेश की जगह दिया गया है बच्चों हमको अल्फा कण। क्या दिया गया है? अल्फा कण। सवाल में कभी आवेश का मान नहीं देगा आपको ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। तो बच्चों अल्फा कण पर होता है 3.2 10⁻⁻⁻19 कूलम। फॉर्मूला क्या हमारा बच्चों? हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला हमारा जो सूत्र है हमारा कि E बराबर F/Q। F का मान दिया गया हमको 12 न्यूटन, Q का मान दिया गया है 3.2 10⁻⁻⁻19 और इसको आपको बस केवल सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है इतना। तो आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है बच्चों कि इंटेंसिटी के सवाल का अप्रोच ये होता है। ठीक है, इंटेंसिटी पर या तो इन तीन में से दो दे देगा, या सवाल में हमको लैंग्वेज देगा। क्या देगा? लैंग्वेज देगा। डेफिनेशन आप लिख देगा डायरेक्टली। पार्टिकल का नाम दे देगा कि अल्फा है, कि बीटा है, कि गामा है, कि इलेक्ट्रॉन है, कि प्रोटॉन है, पाई पार्टिकल है, जो भी नाम देगा हमको बस उसका आवेश याद रखना है। बेटा क्या याद रखना है? आवेश। अगर किसी बच्चे को डाउट है कोई, तो हमें कमेंट सेशन में जरूर बताना बच्चों, क्योंकि ये क्लास आपके लिए चाह रहा हूं मैं। मेरा टारगेट है कि आपकी मंजिल ही मेरी मंजिल है, आपका रास्ता ही मेरा रास्ता है भी। तो जितना ज़्यादा आप सीख जाएंगे उतना बेस्ट मेरे लिए होगा। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से बेटा इसे नोट कर लें, जिससे कि मैं इसे रब कर सकूं। सभी स्टूडेंट इसे नोट कर लें और आपको फेयर नोट से क्या करने हैं, जिससे कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो स्टूडेंट्स साथ ही साथ आप नोट्स तैयार करते रहेंगे। दूसरी बच्चों में आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथी दोस्तों को बताएंगे चैनल के बारे में और अपने फेयर नोट्स बनाएं। एक आपने सुना होगा कि जो बच्चे टीचर के पढ़ाने के बाद पढ़ते हैं वो बनते हैं अधिकारी वगैरह, और जो बच्चे टीचर के पढ़ाने के बाद पढ़ाते हैं वो बनते हैं बिजनेसमैन। तो आपका ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको जितना मैं सिखाता हूं उतना आप दूसरों को सिखाएं। जब आप दूसरों को सिखाएंगे, बताएंगे, तो नॉलेज और जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। क्योंकि पढ़ना थोड़ा हार्ड है, पढ़ाना थोड़ा आसान होता है। जब आप वही चीज़ दूसरों को बताएंगे, समझाएंगे, तो आपके लिए वो कॉन्सेप्ट और आसान हो जाएगा ना, आपके लिए चीज़ें और इजी हो जाएंगी। तो आप ये टारगेट लेके चलेंगे कि क्लास से आप जो कुछ भी सीखेंगे वो अपने सभी दोस्तों को बताएंगे, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों को भी बताएंगे। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, जब ज़्यादा लोगों को बताएंगे तो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको, और यहाँ तक जय हिंद जय भारत। और एक लिसन एवरी स्टूडेंट कि कल की जब क्लास होगी तो मैं पाऊंगा क्या, मैं आपको ये चीज़ तैयार करके आनी है सभी को कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाने वाला क्या हूँ। बच्चों ध्यान दें, जब कल की बच्चों क्लास होगी आपकी, जो आपकी नेक्स्ट क्लास है, जो फिजिक्स का होगा पार्ट नंबर 3 बच्चों, ये आपके फ्यूचर के लिए है।
इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा किसी बिंदु आवेश के बेटा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिखाऊंगा। प्लस बच्चों आपको मैं सिखाऊंगा द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, प्लस बल आघूर्ण के बारे में, और द्विध्रुव आघूर्ण के कारण तीव्रता के बारे में। ये टॉपिक बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाए जाएंगे। तो आप लोग भी रेडी होके आए, तैयार होके आए, पूरा सिलेबस एक बार ये वाला टॉपिक देख के आए। जब आप देख के आएंगे दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट टाइम हम कहीं नई जगह जाते हैं ना, अगर हमें मालूम ना हो कि वो जगह कहाँ पर है, तो हम ड्राइवर से 50 बार पूछते, भाई वो आ गया, वो जगह आ गई क्या। अगर हमें पहले से मालूम हो दिक्कत नहीं होती है ना। तो अगर आप ये टॉपिक पहले से एक बार देख लेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। टॉपिक में क्या चल रहा है, क्या लिखाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, सब क्लियर होता जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको, और जय हिंद जय भारत।